नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं युवाओं के गुस्से की, सिस्टम की नाकामी की, शिक्षा के व्यवसायीकरण की, सिस्टम की लापरवाही की वजह से नौजवान जिंदा जलकर मर रहे हैं। और आज का मुद्दा देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सपनों और उनके भरोसे से जुड़ा हुआ है। देश का हर छात्र, हर अभ्यर्थी, हर अभिभावक आज सवाल पूछ रहा है, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, परीक्षा रद्द हो जा रही है, कोचिंग संस्थानों की मनमानी और मानकों की अनदेखी की वजह से छात्रों की जान जा रही है। जिम्मेदार इसके लिए कौन है? क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? अगर नीट की ही हम बात करें तो नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों, सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था के साथ उसका री एग्जाम जो आयोजित किया गया वो अब एक नजीर बन रहा है। तो अब ऐसी इस तरह से परीक्षा पारदर्शी व्यवस्था के साथ अगर आयोजित की जा सकती है तो फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में उसी स्तर की पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई देती? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लाखों युवा वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, दिन रात की पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, आर्थिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं और इस उम्मीद में परीक्षा हॉल तक पहुंचते हैं कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा। लेकिन जब किसी परीक्षा में पेपर लीक, अनियमितता, तकनीकी गड़बड़ी, परीक्षा रद्द होने या चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो अवसरों में समानता की भी मांग कर रहा है। वो चाहता है कि परीक्षा का परिणाम उसकी मेहनत तय करे, न कि किसी सिस्टम की कमजोरी या किसी अनियमितता का प्रभाव। और यही कारण है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा लगातार चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। सोचिए, एक छात्र कई वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार अपनी बचत खर्च करता है, माता पिता उम्मीदों के साथ अपने बच्चों का साथ देते हैं, लेकिन अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती बल्कि लाखों परिवारों का भरोसा भी डगमगा जाता है। यही भरोसा किसी भी शिक्षा और भर्ती प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तकनीक का दौर है। बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग, एन्क्रिप्टेड प्रश्न पत्र प्रणाली और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और ऐसे में यह बहस स्वाभाविक है कि क्या देश की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में एक समान सुरक्षा और पारदर्शिता के मानक लागू किए जाने चाहिए? क्या परीक्षा प्रबंधन के लिए एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा तैयार होना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत करने के लिए अब बड़े सुधारों की आवश्यकता है? यह केवल प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह युवाओं के आत्मविश्वास का मुद्दा है। और यह उस विश्वास का सवाल है जिसके आधार पर एक छात्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता है। क्योंकि जब व्यवस्था पारदर्शी होती है तो परिणाम चाहे जो भी हो, अभ्यर्थी उसे स्वीकार करता है। लेकिन जब प्रक्रिया पर ही संदेह पैदा हो जाए तो विवाद और असंतोष दोनों बढ़ते हैं। तो आज चर्चा में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या परीक्षा के लिए समान सुरक्षा मानक होने चाहिए, क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां किसी भी छात्र को अपनी मेहनत के साथ न्याय मिलने पर संदेह न हो। और साथ ही इस परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भरमार हो गई है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं, बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं उन जगहों पर जहां पर छोटी सी जगह और सुरक्षा के मानक पर वो खरे नहीं उतरते। लखनऊ में जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हम उन छात्रों के लिए, अपने नौनिहालों के लिए, जिन्हें हम ये कहते हैं कि हमारे देश का वो भविष्य है, उनके बारे में हम नहीं सोचते? उस जगह पर अगर कोचिंग या इस तरह की व्यवस्था होती है जहां पर वो रेजिडेंशियल इलाका हो, रिहायशी इलाका हो और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो, तो इसकी जांच कौन करेगा? इस पर कार्रवाई कौन करेगा? वही करेगा ना जो उन लोगों को अनुमति देता है। तो सवाल यह है, इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। युवाओं का गुस्सा, कब सुधरेगा सिस्टम? लेकिन जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लखनऊ के हादसे से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है और इसी के बाद हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इमारत से उठता धुआं,
जली हुई दीवारें, राख में तब्दील हो चुके कमरे और हर तरफ पसरा मातम। लखनऊ के अलीगंज में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मौत की इमारत को इतने सालों तक संरक्षण किसने दिया। ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की हैं, जहां सोमवार दोपहर को लगी आग का धुआं अब तक उठ रहा है और फायर कर्मी आग की बची हुई तपिश को शांत करने में लगे हैं। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। जिन बच्चों को बेहतर भविष्य के सपने लेकर कोचिंग भेजा गया था, वो वापस घर नहीं लौट सके। हादसे के बाद सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। लापरवाही के आरोप में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 नामजद आरोपियों समेत कई जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र कुमार शुक्ला, गेमिंग और एनिमेशन जोन के संचालक तुषांक कृष्ण जायसवाल और सॉफ्टवेयर डेवलपर रामकृष्णा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हादसे के पीछे की सच्चाई और भी डराने वाली तस्वीर पेश कर रही है। जो बिल्डिंग आग में जलकर खाक हुई, वो मूल रूप से रिहायशी मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन नियमों को दरकिनार कर उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हाउस टैक्स रिकॉर्ड में आज भी ये इमारत रेजिडेंशियल प्लान के तौर पर दर्ज है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग मालिकों ने कभी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना जरूरी ही नहीं समझा। नियमों में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर सालों तक कारोबार चलता रहा और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद बैठे रहे, जिसकी कीमत 15 लोगों को चुकानी पड़ी। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं और जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी सालों से हो रही थी, अगर फायर एनओसी नहीं थी, अगर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे, तो प्रशासन की नजर उस पर पहले क्यों नहीं गई? तो ये एक बड़ा सवाल है और चर्चा में हमने इस रिपोर्ट को इसलिए दिखाया क्योंकि इस हादसे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस हादसे से ही बात शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, क्योंकि उन नौनिहालों के, उन युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये तो तय होना चाहिए। और यहीं से लापरवाही शुरू होती है और यही लापरवाही बड़े स्तर पर जाती है और फिर ये स्थितियां आती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। युवाओं का गुस्सा, कब सुधरेगा सिस्टम। हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में शिक्षाविद भी जुड़े हैं आज और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। अनादि शुक्ला हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, अश्विनी शाही जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर सौरभ झा राजनीतिक शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ आज डॉक्टर सौरभ झा जुड़े हुए हैं और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत स्वागत है। गंभीर और दुखद माहौल में हम इस चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद आप सब लोग, हम सब लोग, देश के लोग उस दुख से अभी तक उबर नहीं सके हैं। देखिए कि ये स्थितियां होती हैं और इसीलिए इस चर्चा की शुरुआत आप लोगों से ही। सबसे पहले जरा आप बताइए, क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहीं से तो शुरू होती है बातें, यहीं से अनदेखा जो शुरू होता है वो आगे बढ़कर उस एजुकेशनल सिस्टम या पूरी व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का साया मंडराने लगता है। अश्विनी जी। अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है, आवाज टूटकर आ रही है। सवाल दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए, दुखद घटना हुई, बच्चों की मौत हुई। इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और इस तरह की अनदेखी होती है। एजुकेशनल सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मानकों की अनदेखी करते हैं। जिनको देखना है,
उन मानकों की जांच करनी है वो जांच नहीं करते, और इस तरह की घटना होती है, और घटना के बाद फिर कुछ दिनों तक इस तरह की हलचल होती है कि सब कुछ हम ठीक कर देंगे, और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, दोबारा फिर इस तरह की घटना होती है। देखिए, ये जो भी घटनाएं हुई हैं दुखद हुई हैं। एक भी मृत्यु अगर हो रही है और वो भी लापरवाही से हो रही है तो वो तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। उस पर कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठता है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी या ठंडे बस्ते में जाएगा। कल की जो घटना हुई है वो हृदय विदारक है, और इसमें संवेदना इतनी दिखती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम रद्द किया, वहां पहुंचे, मगर उसके पीछे की जो लापरवाही है, जिस संवेदना से, जिस गंभीरता से उन्होंने उस जगह का और बच्चे जहां पर अस्पताल में एडमिट थे वहां का मुआयना किया, उससे ये आपको जो बैठक हुआ, सब कुछ हुआ, उसके एक हफ्ते और रुक जाइए, आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि किस तरीके से लापरवाही होती है, क्यों नहीं होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां भी है वहां पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इन लोगों ने जिस तरीके से वहां पर बच्चे थे, वहां पर बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में थे या जो बहुत ज्यादा जो है वहां पर क्राउड ज्यादा था, उससे भी बड़े बड़े यहां पर इंस्टीट्यूट हैं, जिसकी वहां पर अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली का कांड हुआ था मालवीय नगर का, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग सभी होटलों में, सभी कोचिंग संस्थानों में एक टीम जाकर वहां पर वहां का ब्यौरा जुटा कर ले आई, कौन मानक के अनुरूप है, कौन मानक के अनुरूप नहीं है, ये सारी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के पास थी। ये चूंकि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, ये गेमिंग एक तरह से वहां पर कोडिंग सिखाई जाती थी, वहां पर ये अब किस लापरवाही से हुई, शॉर्ट सर्किट से हुआ या कोई और कारण था, उस कारण से निचली मंजिल में आग लगी, ऊपर आग पहुंच गई, बच्चे नीचे नहीं हो पाए। इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है, और जो दोषी हैं उनके ऊपर, देखिए अब इसका कोई रॉकेट साइंस अपने संवैधानिक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों में जो बातें अभी तक आई हैं, ठीक है, अब इस पर हम राजनीतिक चर्चा भी और आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करना चाहते इस पर, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, दुखद मामला है, लेकिन कमियां तो हुई। और कमियां कहां से हुई? मुख्यमंत्री जी को अगर अपने कार्यक्रम को छोड़कर आना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इससे जुड़े जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाए। अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के घटना के बाद उत्तर प्रदेश के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या इस तरह के जो होटल्स थे उनकी जांच हुई, उनकी लिस्ट भी बनी, लेकिन लिस्ट के बाद हुआ क्या इसकी जांच हुई थी? रेसिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटीज का होना, यह भी सवाल उठ रहा है। और इसमें इतना ही नहीं है सर, इसमें यह भी है कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया, इसके कैरेक्टर को, रेसिडेंशियल कैरेक्टर को कमर्शियल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन हाउस टैक्स रेजिडेंशियल कैरेक्टर के ही तौर पर लिया जा रहा है। तो यह सवाल तो है ना, इसमें एलडीए है, हाउस टैक्स लेने वाले निगम के लोग हैं, किसी की नजर पड़ी या नजर नहीं पड़ी, नजर पड़ी तो फिर भ्रष्टाचार का सवाल तो उठ ही रहा है। लेकिन अनादि जी, चर्चा हमने अगर भारतीय जनता पार्टी से शुरू की तो आपका भी कि आंसू है, गम है, गुस्सा है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। अनादि जी करेंगे। सब कुछ है, बात हम लोग जो कर रहे हैं, आंसू है, गम है, गुस्सा है, लेकिन जवाबदेही नहीं है, और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उनका रिपीटिशन भी होते रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, दुखद घटनाओं पे सरकार का आंसू बहाना बहुत आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि आपको जनता ने वहां पे आंसू बहाने के लिए नहीं बिठाया है, संवेदनाएं व्यक्त करने में उसके लिए नहीं बिठाया है। आपका जो काम है आपने वो ठीक से नहीं किया, आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने ठीक से नहीं किया, और इसका परिणाम भुगतना पड़ा कुछ मासूम जिंदगियों को। उनके परिवार के बारे में सोचिए, जो ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा खुशी खुशी एक कोचिंग में पढ़ने जा रहा है, आगे अपना भविष्य बनाएगा, और उनको बदले में क्या मिलता है, कुछ लाशें।
तो ये संवेदनहीनता की लिमिट है और यहाँ पे सरकार को सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े भाषण नहीं देने चाहिए कि हम बहुत दुखी हैं, हम परिवारजनों के साथ में हैं। जवाबदेही लेना चाहिए और कुछ अधिकारियों को बस सस्पेंड करने का दिखावा करने से ये चीजें कभी नहीं रुकने वाली। इसके लिए पूरे देश में एक समान कानून बनाने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए, कुछ ऐसी सजा का निर्धारण होना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में इस तरह का भ्रष्टाचार अगर होता है, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया जबरदस्ती में, वहां पे रेसिडेंशियल की जब परमिशन थी उसको, तो इस तरह की जब अनियमितताएं होती हैं और कोई नियम को तोड़ेगा तो इतने कड़े कानून होने चाहिए कि रूह कांप जाए अगले की कि हम ऐसा भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार इतनी सख्त है, इतनी सख्ती से सारी चीजों का पालन हो रहा है। और जब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सभी चीजों के, नक्शा पास करने का अपना डिपार्टमेंट है, नगर निगम आपसे टैक्स वसूल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को तो पता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ब्लाइंडली सब कुछ चल रहा था और अधिकारियों से लेकर किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि वहां पे क्या हो रहा है, या किसी भी जगह पे, चाहे दिल्ली की बात हो, लखनऊ की बात हो, जयपुर में कोचिंग में आग लगी थी, कहीं की भी बात हो, फायर एग्जिट होना जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं। जब आप इंस्पेक्शन करने के लिए आते होंगे तो आप तो नोटों की गड्डी देख करके फिसल जाते हो, कल को आपका बच्चा उस कोचिंग में पढ़ रहा हो और वहां पे आगजनी की घटना हो जाए, फिर क्या आपकी रूह कांपेगी उस समय। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और इसमें सरकार को जवाबदेही तो होनी ही चाहिए, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे आगजनी की घटनाएं हो। बच्चे भारत का भविष्य है, आने वाला समय उन्हीं का है। तो आप ऐसा समय दे रहे हैं, एक तो आपने व्यवस्थाएं इतनी खराब करके रखी है अपनी कि बच्चों का विश्वास उठ गया है, मनोबल टूट चुका है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। हर बार यही चीजें रिपीट होती है, कुछ हो जाता है तो हम आते हैं, 2-4 पैसे का मुआवजा दे देते हैं और उसके बाद वहीं पे चीजें खत्म हो जाती है। 2-4 दिन पेपर वाले वो छापेंगे खबरें, फिर सब भूल जाते हैं। बहुत नहीं, हम भूलते नहीं है और इसीलिए हम ट्रेंड इस तरह की घटनाओं के बाद हम चर्चा भी करते रहते हैं और याद दिलाने की कोशिश भी करते हैं। सिस्टम जी। जो सोया हुआ है उसको जगाने की भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर सौरभ झा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, जरा बताइए, आप लोगों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। आप भविष्य बनाते हैं बच्चों का, बच्चों को बेहतर भविष्य देते हैं, बेहतर शिक्षा देते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आप लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सवाल भी उठने लगते हैं। सिस्टम सिर्फ अपने मुनाफे की ही सोचने में लग गया है, बच्चों के बारे में, आम लोगों के बारे में अब सिस्टम सोच नहीं रहा है। और शिक्षा, इसी की वजह से शिक्षा का, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन होते जा रहा है। पैनल में जुड़े सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और लखनऊ की जो घटना हुई है उसके लिए लखनऊ जुड़े सारे परिवारों को मेरे तरफ से संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। जो घटना हुआ बहुत दर्दनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पैनल में हमारे पैनलिस्ट चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये घटना पिछले साल भी आपने मुखर्जी नगर में देखा होगा, अभी मालवीय नगर दिल्ली में घटना हुई, लखनऊ की घटना हुई, इसी तरह से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। इस तरह से बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते रहते हैं वहां पेपर लीक का मामला आता रहता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है, और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जुड़े हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है। क्योंकि जो सिस्टम रन करता है, यदि लखनऊ की घटना की हम जिक्र करें, यदि वो कॉमर्शलाइजेशन का उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो वहां पे किस तरह से गेमिंग इंस्टीट्यूट रन की जा रही थी, ये जवाबदेही वहां के लोकल थाना की होती है। यदि लोकल थाना को इसके बारे में पता होता, यदि है, तो इस तरह की घटना नहीं भी हो सकती थी। तो जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। अब मैं आता हूँ नीट परीक्षा पे और जो पेपर लीक का मामला है। हमारे देश में 2024 में अनफेयर प्रिवेंशन एक्ट 2024 आया। कानून तो देश में बनते रहते हैं, लेकिन उसको प्रभावी तौर पे लागू नहीं किया जाता है। और जिस तरह से इस बार पेपर लीक का मामला नीट में आया, उसमें शिक्षकों की भूमिका भी देखी गई, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षकों की भूमिका हमेशा रक्षक के रूप में देखी जाती है। लेकिन जिस तरह से नीट के परीक्षा में कुछ शिक्षकों का जो मामला सामने आया, वो एज ए भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही जिस तरह से कमेटी बनती है और पेपर लीक होने के बाद, उसके बाद आप देखेंगे
जो नीचे के लोगों को पूछताछ करने के बाद सारी जिम्मेदारी और नीचे के लोगों पे थोप दी जाती है और ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी को किसी भी तरह की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट जाते हैं। ये मामला पिछले साल भी नीट का आया था, इस बार भी आया, दोबारा एग्जामिनेशन हुई, सीबीएसई में भी आप देखें तो इसी तरह का मामला आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरे सिस्टम्स को एक बार सीटी स्कैन करने की जरूरत है। नीचे से ऊपर बैठे पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जहां पे खामियां हैं उसको बारीकी से अध्ययन करके एक स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो भी सिस्टम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। यदि सिस्टम ताली के हकदार है तो उस पनिशमेंट के लिए भी वही सिस्टम में बैठे हुए लोग हकदार होते हैं। आपने देखा होगा नीट एग्जाम के टाइम में 2024 में एनटीए के जो डायरेक्टर थे उनको ट्रांसफर करके छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। तो गवर्नमेंट को भी बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। इस तरह के पदाधिकारी यदि सिस्टम में रहते हैं और इस तरह का भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पे होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सिस्टम का पार्ट से उन्हें हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कानून का यदि जब तक डर नहीं होगा तो नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी इस तरह से काम आज भी करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, बच्चे की एडमिशन हो जाएगी, पेरेंट्स भी भूल जाएंगे और सरकार भी ठंडे बस्ते में इस चीज को डाल देगी। तो इस चीज की गंभीरता को लेते हुए सरकार को एक सख्त कानून उठानी चाहिए। यदि 21 जून 2026 को इतने अच्छे ढंग से 551 केंद्रों पे 22 लाख नीट अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन दिया है तो इस तरह की ये सवाल है कि पहले क्यों नहीं ऐसा हो पाया। अश्विनी जी से भी हम इस पर चर्चा करेंगे अगले दौर में। जरा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी भी खुद शिक्षाविद हैं और इस परिस्थिति को वो बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। जरा बताइए आलोक जी, आप अभी की जो परिस्थिति है, ये सारी घटनाएं जब आती हैं, वो बच्चे जब मेहनत करते हैं, कोचिंग करने जाते हैं और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए, और फिर इस तरह की जब घटना हो जाती है, उनकी दुखद मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ जब परीक्षाओं का आयोजन होता है, उन परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता नहीं होती है और फिर क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है या दूसरी तरह की बातें सामने आती हैं, तो फिर उन्हें वहां झटका लगता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये बच्चों के, हमारे देश के भविष्य जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के मन मस्तिष्क पर कितना असर डालता है। आप जरा बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, सिस्टम क्यों नहीं समझ पा रहा है इस स्थिति को। देखिए, इसमें एक मुद्दा जो अभी हमारे साथियों से रह गया है वो यही है कि भ्रष्टाचार ही। अब आप देखें, अगर इसको भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को हम लखनऊ में जो घटना है उससे जोड़ते हैं, तो अगर आप देखोगे कि हर जगह पर भ्रष्टाचार हुआ, चाहे वो लैंड यूज का दुरुपयोग हो, चाहे वो न होने का हो, चाहे वो उसकी परमिशन का हो, आप देखोगे हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा। यानी अगर भारत की किसी बड़ी दुर्घटना को अगर हम देखें तो उन दुर्घटनाओं में भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख भूमिका के रूप में आता है। दूसरा, अगर आप नीट पेपर लीक के मामले में देखें, वहां पर भी भ्रष्टाचार, लाखों रुपए के पेपर बिकते हैं। तो भ्रष्टाचार एक भारत की ऐसी समस्या है जो भारत के प्रत्येक सिस्टम के अंदर तक घुस गया है। तो अगर भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके तो मुझे लगता है नीट पेपर लीक के मामले से भी हमें छुटकारा मिल सकता है, हमें ऐसी दुखद दुर्घटनाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार के साथ एक होता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके है? थानेदार की। थानेदार किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीओ के लिए। सीओ के ऊपर कौन है? एसपी। एसपी के ऊपर कौन है? एसएसपी। तो जिले के जो सबसे टॉपमोस्ट अधिकारी है वो किस लिए रखा गया है? इसीलिए कि वो चीजों को ढंग से लागू करा सके। लखनऊ में एलडीए के अधिकारी कहा, उसे पता है नीचे से जो पैसा करप्शन जाता है ऊपर तक जाता है, तो क्यों नीचे का व्यक्ति ही दोषी क्यों है? जो सत्ता के सीएस पर, प्रशासन के सीएस पर बैठा है वो दोषी क्यों नहीं? लेकिन क्या कोई बड़ा अधिकारी भारत में आज तक नशा है किसी दुखद मृत्यु पर? अभी लखनऊ में होटल कांड हुआ था, कितने लोग जल के मर गए? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया उसमें क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई, उसमें भी रिपोर्ट होती। तो होटल के लाइसेंस नहीं मिले होते हैं, वहां भी भ्रष्टाचार है। तो दो प्रमुख बिंदु मुझे लगते हैं
मुख्यमंत्री हमेशा चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और एक कहावत है कि योगी जी और मोदी जी को चैलेंज मत करो, अगर चैलेंज करोगे तो वो क्या डालेंगे, वो हालांकि राजनेताओं के लिए कहते हैं। तो योगी जी के लिए चैलेंज है ये ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार, ये उत्तरदायित्व न होना, क्या योगी जी से चैलेंज के रूप में लेंगे? क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को उत्तरदायित्व देंगे? क्या लखनऊ के डीएम को और एलडीए उपाध्यक्ष को पद से हटाकर बर्खास्त करके जेल भेजा जाएगा, या केवल कांस्टेबल को और क्लर्क लेवल के अधिकारी को सस्पेंड करके और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की ये सरकार की साख का सवाल है, योगी जी की साख का सवाल है। वहां ज्यादा और वहां पर बच्चों के साथ उनके दुख में शामिल होना, मैं मानता हूं कि अच्छा गेस्चर है, लेकिन ये केवल अच्छी शुरुआत है। क्या अंत भी अच्छा होगा? क्या उत्तर प्रदेश में ये आखिरी घटना होगी और जैसा विभाग ढंग से काम करेगा उसके अधिकारी उत्तरदायी होंगे? होटल में कोई भी चीज ऐसी दिल्ली में एक ही एंट्री और एग्जिट, लखनऊ में जो दुर्घटना हुई उसको दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया, ऐसा नहीं आग जल्दी से लग गई और वो निकल ही नहीं पाए, कोई आग इतनी जल्दी फैलती ही नहीं। ऐसे ही उस आग लगी, उसका जो ऑटोमेटिक लॉक था वो लग गया, बंद हो गया, बच्चे चेंबर के अंदर बंद हो गए बिल्कुल। लेकिन इसके लिए उत्तरदायी कौन? सर और पुलिस कांस्टेबल, एसआई। तो अगर इनको ही आप उत्तरदायी मानते रहेंगे तो हमारे बच्चे ऐसे ही लाक्षागृहों में मरते रहेंगे और हम शोक संदेश करते रहे। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि ये घटना आखिरी हो। बड़े जो अधिकारी है, लखनऊ का जो डीएम है उसको सस्पेंड करिए, जो एलडीए का उपाध्यक्ष है उसको सस्पेंड और बर्खास्त करिए दोनों को। अगर आप इनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं फिर होंगी और भारत के सारे आईएएस अधिकारियों के और आईपीएस अधिकारियों की सारे आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच करिए। बिल्कुल अब यही हम उम्मीद करते हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं सर, तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम क्या पूरा देश ये उम्मीद करता है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ समय के बाद इस तरह की घटना फिर हो जाती है तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और इस तरह के सवाल जो भी सरकार में होगा, जिसके पास भी नियंत्रण होगा, उस पर जरूर उठेंगे अश्विनी जी। और सवाल जो आलोक जी उठा रहे हैं, सवाल जो सौरभ जी उठा रहे हैं, सवाल जो अनादि शुक्ला जी उठा रही हैं, वो सवाल तो है, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। जवाब सवाल ये नहीं है, ये है कि ये एक जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक इसमें बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये भी सवाल है अश्विनी जी। चाहे झा साहब हो या आलोक जी हो या विपक्ष के लोग हो या आप हो, कोई भी घटना हो, दुर्घटना होती है तो सवाल तो उठते हैं और एकदम अच्छी बात है। आलोक जी ने अभी सवाल उठाया कि क्या कार्यवाही हुई होटल की जब आग लगी, तो आलोक जी थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, शायद जानकारी भी हो आपको। 19 सरकारी अधिकारी वहां से हटाकर सस्पेंड किए गए, उनके ऊपर जांच चल रही। होटल के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये हादसा था, उनको जमानत मिल गई। तो सरकार का काम जो है किसी को गिरफ्तार करके न्यायालय ही तो भेजना है। यहां सरिया कानून तो लागू नहीं है कि हाथ काट दो, गला काट दो, पैर काट दो। सरकार ने अपना काम मुस्तैदी से किया। अब आती है बात जो बड़ी मछली की बात हो रही है, बड़ी मछली आखिर मीडिया की नजर में, विपक्ष की नजर में, राजनीतिक विश्लेषक की नजर में, शिक्षाविद की नजर में, आखिर ये बड़ी मछली कौन है? सरकार अगर काम कर रही है, किसको लोग जो है वो कर रहे हैं? खुल के बोलना चाहिए ये गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते ये कहना चाहिए कि इनके खिलाफ ये सबूत है, आप जांच करिए, ये आईएएस है, इसकी इतनी जो है 1 लाख रुपए की सैलरी है या 2 लाख रुपए की सैलरी है और 200 करोड़ का जो है इसके मकान बना हुआ है। एक विसल ब्लोअर का काम करिए और जांच ना हो तो फिर सरकार से सवाल पूछने का आपको हक बनता है। आप बताएंगे नहीं। आप यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर अगर हम मीडिया ट्रायल करेंगे तो मतलब नहीं है। नहीं मीडिया ट्रायल नहीं सर जैसे अब इसी मामले में सर अब ये पूरा मामला जो था कि 2016 में
इसको इस पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिया गया और 1-1.5 महीने के बाद उस आदेश को खारिज भी कर दिया गया। बहरहाल उसके बाद इसके कैरेक्टर को बदल दिया गया, इसके कैरेक्टर को रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदल दिया गया। लेकिन सर, हाउस टैक्स रेजिडेंशियल कैरेक्टर पर ही लिया जा रहा है, किसी ने इस पर सवाल अभी तक नहीं किया। हाउस टैक्स तो निगम ही लेता होगा। और 4-5 विभागों के कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कर दिया कि किसने किसने लापरवाही बरती, और उसके बाद जब जांच होगी उसके बाद होगा। अब आलोक जी हमारे साथ काफी अच्छा डिबेट करते हैं, आलोक जी की हंसी आई। अब आलोक जी सोचेंगे कि सस्पेंड करने से क्या होगा। मैंने वही कहा कि उनके ऊपर तलवार नहीं हम लगा सकते, जो सरकारी संवैधानिक नियम है वही काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना सर कि ऐसी नजीर पेश हो कि वो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, क्योंकि छात्र हैं, बच्चे हैं, वो जाते हैं पढ़ने के लिए और उनके साथ इस तरह की घटना होती है, एग्जाम देने जाते हैं। अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं, इस नीट के एग्जाम में भी देखने को मिला, 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। सर अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। और अब देखिए कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम बच्चों को जब भेजते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए तो उनसे हम कहते हैं कि तुम ये पहन के जाओगे, ये पहन के जाना है, जूता चप्पल खोल के। उसके बाद भी कहां से वो एग्जामिनेशन हॉल में तो सब कुछ खोल के जाते हैं, एक कपड़ा पहन के जाते हैं, जूता चप्पल सब कुछ चेक होता है, कान में आप कुछ नहीं लगा के लड़कियां जा सकती हैं, गले में कुछ नहीं पहन के जा सकती हैं, हाथ में चूड़ी नहीं पहन के जा सकती हैं, अंगूठी पहन के नहीं जा सकती हैं, कोई भी ये सब होता है। लेकिन पता चलता है कि क्वेश्चन तो कहीं और से आउट हो गया, क्वेश्चन तो कहीं और से लीक हो गया। आनंद जी, दो घटनाएं हुई। जो पेपर लीक हुआ पिछले साल 24 में, वो रास्ते में हुआ। इस बार जिसका जिक्र झा जी ने किया कि पेपर जो सेट कर रहे थे शिक्षक, वहीं से लीक हो गया। अब मैं उत्तर प्रदेश की घटना बताना चाहता हूं। यहीं पर माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि किताब रख के नकल करो, तुम लोग एग्जाम दो। कल्याण सिंह जी की सरकार आई, माननीय राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे, नकल विरोधी अध्यादेश हम लेकर आए। इस देश में कानून, नकल विरोधी कानून बनाने वाले हम हैं। 10 साल की सजा उसमें है, लेकिन चोर चोरी करने से नहीं जाता है, लेकिन सरकार भी पकड़ने में उनके पीछे नहीं है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जेल जाएंगे लोग, और गए लोग जो अभी इसमें, लेकिन अभी इसमें जो दूसरे के नाम पर साल भर बैठे थे, देखिए इतनी सब कुछ होने के बाद साल भर पकड़े गए, और वो भी मेडिकल के स्टूडेंट। तो हिंदुस्तान के लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती, वो नहीं है। सरकारें अपना काम कर रही हैं। हाँ, जरूरत यही है जो आप कह रहे हैं, नजीर पेश कर रहे, चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए, लेकिन संविधान में हमारे वो नहीं है, तो हम नहीं कर सकते उन चीजों को। जो भी होता है कानून बनाकर। उत्तर प्रदेश में बहुत पत्थरबाजी होती थी आनंद जी, और उत्तर प्रदेश में जब से हमने कानून बनाया पत्थरबाजी बंद हो गई। किसी के छत पे अब कुम्मा और ईटा नहीं मिलता है, ड्रोन से निगरानी होती है उसकी। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है, देश में बहुत कुछ बदला है, लेकिन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी को रैली करनी जरूरी थी। नीट का एग्जाम था उसी दिन, कितने बच्चों का छूट गया। और इनके प्रवक्ता जो है लेकर आया कि प्रधानमंत्री जी तो ड्रामा कर रहे हैं, 45 मिनट तक जो है एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 45 मिनट तक जाते, रूट लगता, कितने बच्चों का एग्जाम छूटता। वो सहिष्णुता इनको नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी की रैली दिखाई देती है जिसमें कई बच्चों के एग्जाम छूट गए। नैतिकता नहीं है जी। अनादि जी, अब इस पर पॉलिटिकल डिबेट भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच हम ये भी आपसे भी, क्योंकि उस सिस्टम के हम सब लोग उसमें उस सिस्टम में शामिल हैं और राजनीतिक दल के तौर पर, प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर आप लोग भी उसमें हैं। छात्रों का भरोसा मजबूत करना है, ये सबसे बड़ा जरूरी है, और उसके लिए आपको लगता है कि सुधारों की जरूरत है। क्या कुछ सुधार हुए हैं, और अगर हुए हैं तो उसमें और क्या जरूरत है, किस तरह के सुधार की?
जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। पहले मैं भाजपा प्रवक्ता को बता दूं, जो वो कह रहे थे कि विसिल ब्लोअर बनिए, तो क्या जनता के टैक्स का जो इतना पैसा है जो सीबीआई, ईडी और प्रदेश की पुलिस और देश की पुलिस के नाम पे जो पैसा जा रहा है, जिससे एजेंसियां काम कर रही है, वो सारा अपना काम छोड़ दे और विपक्ष के नेता और छात्र बैठ करके विसिल ब्लोअर का काम करें इनके हिसाब से। ठीक है। दूसरी चीज ये तो संवेदनशीलता की बात करें, नैतिकता की बात करें कि जनता में नैतिकता होनी चाहिए, तो सबसे पहले नैतिकता तो देश के शिक्षा मंत्री में होनी चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो इतनी डिमांड आ रही है, हर नीट का पेपर देने वाला बच्चा चाहता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दीजिए नैतिकता के तहत। कोई नैतिकता नहीं, एक शब्द नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री की आप बात करें कि वो उन्होंने 45 मिनट एयरपोर्ट पर इंतजार किया, क्या उन्होंने इस बीच में, जब से नीट पेपर लीक हुआ और रीनीट की बात हुई, तो इस बीच में उन्होंने कितने बार मन की बात की और कितने बार मन की बात में उन्होंने एक भी बार संबोधित किया बच्चों को देश के कि आपका नीट का पेपर लीक हो गया, आप हौसला बनाए रखिए? क्या एक लाइन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई? कहीं नहीं कही गई। लेकिन पेपर जिस दिन था उस दिन 45 मिनट बैठ करके एयरपोर्ट में वाकई में नौटंकी ही चल रही थी। दूसरी चीज, जब पिछले बार 2024 में नीट का पेपर का फिर से कुछ पार्ट लीक हुआ था और कहीं कहीं पे इसको रद्द किया गया था, जो एक कट ऑफ मार्क्स की वजह से और एक ही सेंटर से जो टॉपर्स निकले थे उसकी वजह से, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय कहा गया था, इस सरकार को आदेश दिया गया था कि ओएमआर शीट से आप एग्जाम लेना बंद करिए, आप सीधे डिजिटल वे में एग्जाम लीजिए, कंप्यूटर के माध्यम से लीजिए। तो ये जो सरकार इतना हल्ला मचाती है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, तो ये सरकार क्या डिजिटल नहीं कर सकती एग्जाम? इतने सारे एग्जाम डिजिटल हो रहे हैं, बैंक के पेपर डिजिटल होते हैं, सब कुछ होता है, तो ऑप्शनल पेपर तो आराम से डिजिटल वे में लिए जा सकते हैं। वहां पे ये ओएमआर शीट ही लगाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि चीट वहां से हो सकती है, वहां से पेपर लीक हो सकता है, वहां से सारी चीजें हो सकती है, वहां से रिजल्ट बदला जा सकता है। पिछले बार तो 2024 में कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था, लेकिन अभी जो आप बात कह रही रहते हैं कि 3 मिनट लेट होने पे असंवेदनशीलता इतनी ज्यादा है सरकार के लोगों में कि वो उन्होंने बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया। आप बताइए, एक तो वो बच्चा पहले ही पेपर एक बार देकर के दोबारा कितना मेंटली स्ट्रेस्ड होकर के वो पहुंच रहा है एग्जाम सेंटर, और उसके बाद में आप उसको कह रहे हैं कि आप फिर से नहीं दे सकते क्योंकि आप 3 मिनट लेट है। सच में जिस देश में ट्रेन 24 घंटा लेट चलती है, फ्लाइट लेट चलती है, जहाँ पे अदालतों में इंसान के का पूरा जीवन खप जाता है, वहां पे 3 मिनट की देरी कोई देरी मानी जानी चाहिए? आप इसका जवाब दे दीजिए। अश्विनी वैष्णव जो ट्रेन लेट करा रहे, फिर तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बच्चों के लिए। बिहार में अभी हमने देखा कि कोई एग्जाम था तो वहां पे पूरे बच्चे इतने लाइन में लगे हुए थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी, ट्रेन से जाने की जगह नहीं बची थी। लेकिन बंगाल में जब चुनाव था तो पूरी ट्रेन खाली गई और आराम से गई और समय पे गई है। तो ये सरकार पूरी तरह से धांधली कर रही है, हर जगह पे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया। आप एनटीए की बात करें, एनटीए जब पिछली बार 2024 में पेपर सही से नहीं करा पाई थी तो क्या जरूरत थी उसको आगे फिर से पेपर करवाने के लिए, आगे का काम देने के लिए? बदल देते आप सरकार आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप केपेबल है, आप बदल देते, वहां पे आप दूसरी संस्था ले आते, आप कुछ नया रिफॉर्म करते सरकार में, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बात। कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब दे, एनटीए सरकार ने बनाया था क्या? जी मैं जवाब दे रही हूँ। जब आप जवाब दे दीजिए ना, नीट पेपर लीक तो आपके समय पे हो रहा है। 2014 आपके समय जो पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, आपने क्या किया था? आपके नेता जो है मुखर विरोध किए थे, आपने क्या किया था? बता दीजिए कार्रवाई अपनी। जो राजस्थान में पेपर लीक हुए उस पर कार्रवाई आप बता दीजिए। जब जो है वहाँ पर पेपर लीक हुए और आप ही के मंत्री उसका विरोध कर रहे थे, क्या किया आपने? प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी इस मामले पे, एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी को रैली करनी थी, वही तारीख मिली, 22 तारीख को, 21 तारीख को मिली। राहुल गांधी रैली जरूर करेंगे बैंगलोर में। अरे रैली एक दिन बढ़ा दी गई। क्या आपकी पॉलिटिकल समझ इतनी कम है कि आपको ये नहीं पता कि जो सरकार में होता है उसकी जवाबदेही बनती है, ना कि विपक्षी जवाबदेही बनती है? जवाब सरकार दे रही है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर क्यों न देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए? राहुल गांधी ने उसी दिन रैली क्यों किया बैंगलोर में? ट्रैफिक जाम हुआ, बच्चों के एग्जाम जीते। आप केपेबल ही नहीं है, आप इस बारे में बात करने पे आप खुद इतने इनसेंसिटिव है कि आप बच्चों के जनता ने हमको कैपिटल समझा, आप लोगों को हल्का पत्ता समझा, निकाल कर बाहर कर दिया। जनता ने आपको दुष्करा है, हमको आपको आशीर्वाद दिया है, जनता समझ रही है। इसमें कैपिटल जनता हम लोगों को समझ रही है। आप लोगों के यहाँ पर चीखने चिल्लाने से, अरे भाई राहुल गांधी को समझाइए ना, डीके शिव कुमार को समझाइए ना, क्यों उन्होंने। अच्छा एक बार पूरी हो जाए बात, उनकी पूरी हो जाए अनादि जी की, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर बाकी मैं बोल रही हूँ। प्लीज बी अ जेंटलमैन, थोड़े अच्छे जेंटलमैन बनिए और मुझे बात पूरी करने अपनी बात रखिए जी। जी, स्केपगोट जो ये बनाते आ रहे हैं,
हर मामले में स्केपगोट बनाया जाता है किसी ना किसी को, जिसकी बात आप भी कर रहे थे कि छोटे स्तर के अधिकारियों को चेहरा बना करके उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा। कोचिंग में आप देखिए, दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हुई, उसमें भी परेशानी हुई सबको। इसके साथ ही ये जो आप लगाम क्यों नहीं कस पा रहे हैं? हर जगह आपकी सरकार है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, केंद्र की आपकी सरकार है, पर आप लगाम नहीं कस पा रहे। क्यों? इसका जवाब तो भाजपा प्रवक्ता ही दे सकते हैं, भाजपा की सरकार दे सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस सुप्रीम कोर्ट की जब पिछले बार 2024 के बाद जब उन्होंने कमेटी बिठाई थी और उन्होंने जो 10 सुझाव दिए थे उसको उठा के इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, उस पर कोई बात नहीं की, तो ये तो परिस्थिति आनी ही थी ना। उसके अब अगले दौर में हम आपके पास आएंगे, तो क्या विकल्प है आप लोगों के पास इसके बारे में, वो भी हम आपसे जानेंगे। जरा आलोक पांडे जी, क्या भारत में परीक्षा प्रणाली जो है उसमें जो संकट का दौर जो देखने को मिल रहा है, वो आपको क्या लग रहा है? इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है या गवर्नेंस फेल्योर है? देखिए, भारत में कई सक्सेस शिक्षा प्रणाली है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जब आप एग्जाम लीक हो, यही भारत के अधिकारी हैं, यही भारत के लोग हैं और नैतिक भी है। हाँ, यही सवाल जब उस समय भी मैंने एक बार किया था सर कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स नहीं आउट होते हैं, इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होती, इंजीनियरिंग की आईआईटी की एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें गड़बड़ियां नहीं होती, गड़बड़ियां हो जाती हैं नीट में, एसएससी में, इस तरह बीपीएससी और स्टेट सर्विसेज में गड़बड़ियां हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे एग्जीक्यूशन सिस्टम में गड़बड़ी है, हमारे विल पावर, सरकार के विल पावर में कमी। सरकार उस विल पावर से काम नहीं कर रही, स्वीकार करना होगा उन्हें भाई, अपनी गलती को स्वीकार करिए भाई। फेलियर तो सरकार की मानी जाएगी ना। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो मर्डर हो रहे हैं तो इसलिए क्योंकि लोग अनैतिक है। अगर अनैतिक ना हो तो मर्डर होगा ही नहीं, तो आईपीसी की जरूरत है नहीं है, केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की जरूरत का है, नीति का शासन बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बंद करिए सारी दुकानें, न्यायालय बंद करिए और नैतिकता की सारी पाठशाला कभी कभी में खुलनी चाहिए। सरकार का काम नैतिकता की पाठशाला देना नहीं है, सरकार का काम है जो अपराधी है उसे दंडित करना। एलडीओ उपाध्यक्ष अल्टीमेटली उत्तरदायी है इन सारी चीजों के लिए, उसको क्यों सस्पेंड नहीं किया आपने? एक जिले के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी वहां का डीएम होता है, डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने? लखनऊ का डीएम क्यों सस्पेंड नहीं है? कब डीएम को आपने सस्पेंड किया? जब होटल की दुर्घटना हुई तब भी किया था। जिले में पत्ता भी घटकता है तो डीएम की वजह से घटकता है, और डीएम में जितनी दुर्घटनाएं और जो कमियां हो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जब आपने ब्यूरोक्रेसी को सर माथे पे चढ़ा के रखा है तो उसके बाद होना ही नहीं है। आप कराते भी उसको कहते नहीं कि हम सरिया कानून है, आपसे कौन कहते सरिया कानून लागू करने का? लेकिन डीएमओ के एलडीओ अध्यक्ष के उत्तरदायी नहीं है, उत्तर मिलना चाहिए और उन्हें सस्पेंड तो करिए कम से कम। हाँ, मैं अभी सुन रहा था लखनऊ की मेयर को एक जगह, वो कह रही थी कि नहीं, इसमें नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है, वहां पर उसकी कोई गलती नहीं है इस पूरी घटना में। घटना दुखद है, दुख हम व्यक्त करते हैं, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, मेयर कह रही थी। लेकिन अब ये तो एक फॉल्ट निकला ना कि कमर्शियल कैरेक्टर है और रेजिडेंशियल हाउस टैक्स हम ले रहे हैं, तो ये हाउस टैक्स लेता कौन है? ये तो नगर निगम ही ले रहा। उसने कभी देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, उस कागज को भी नहीं देखा होगा, ले रहे हैं एक उसमें। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में उत्तरदायित्व लाया जाए, जिले में एसपी, एसएसपी, डीएम, और अगर एलडीए केडीए है तो उसका अधिकारी जो सीनियर मोस्ट आईएएस होता है, इनका उत्तरदायित्व किसी चीज में है या नहीं है? बच्चे जिंदा जो के मर जाते हैं उसी जगह डीएम को उत्तरदायित्व नहीं है, एलडीए उपाध्यक्ष को उत्तरदायित्व नहीं है, एसपी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उनके साथ क्या किया गया? कुछ नहीं। सारी सरकारें आप सरकार घर जब रहती है और फिर हमारे रिसोर्स में कहा है कि भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण हो तो ऑफिशियल प्लान बनिए। हम जिंदा भी रहेंगे, कितने लोग मार दिए जाते हैं पत्रकार, इस देश में पत्रकार मार दिया जाता है विशेष रोल करने में। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेट इतना ताकतवर है कि उसे पता चल जाए कि वो व्यक्ति विशेष रोल में काम कर रहा है। आपको लगता है कि सामान्य जिंदगी जी पाएगा? सर, आप सत्ता में है, आपके पास सत्य है, अगर आप ब्यूरोक्रेट के साथ कार्रवाई नहीं कर सकते उनके खिलाफ तो हमारे जैसे कॉमन व्यक्ति क्या कर सकता है? आपके पास पूरी ताकत है लेकिन आप उसे नहीं कार्रवाई करते। कौन रोक रहा है लखनऊ के डीएम को सस्पेंड करने
ठीक है। फिर कहेंगे कि तलवारी शासन मिल जाएगा। असली भाई आज से उम्मीद नहीं थी सर। ठीक है। सौरभ जी, परीक्षा सुरक्षा के तकनीकी उपाय तो किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, बायोमेट्रिक इंक्रिप्शंस भी उसमें होते हैं, इसके बावजूद पेपर लीक रुक नहीं पा रहे हैं। खामी असली कहां है, आपको क्या लग रहा है, टेक्नोलॉजी में या ह्यूमन सिस्टम में? हम यदि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन द्वारा यूज किया जाता है, तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ह्यूमन की बनती है। लेकिन मुझे एक प्रश्न दिमाग में यहाँ पे आ रहा है, क्या आज के टाइम में जैसे 20-25 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, इस देश में कोचिंग संस्था की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये भी तो इस सरकार, कोई भी सरकार हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है या अभी बीजेपी की सरकार है, तो हमारी शिक्षण संस्थानों में क्या कमी हो गई जो बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ रहा है? तो यदि शिक्षा और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आपस में क्या हो रहा है, पटना के वो खबरें भी आ रही हैं। तो हमें तो लगता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। क्या बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें आप बहुत सारे विश्वविद्यालय देख लीजिए जहाँ पे बच्चे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होने के बाद भी वहाँ पे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, उस टाइम का यूटिलाइजेशन कहीं जाके कोचिंग संस्थाओं में कर रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेंड बन चुका है हमारे देश में, और जो आज का युवा है वो जस्ट एक ग्रेजुएशन या पीजी प्रोग्राम करने के लिए एक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और फिर वहां पे जाके अपना एग्जामिनेशन देके रेस्ट ऑफ द टाइम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठता है। तो ये जिम्मेदारी भी एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों की बनती है। आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या एमएचआरडी और यूजीसी, आपको कोई रेगुलेशन पड़ेगा। आप आप इस पे यदि जवाबदेही चाहे हो, हम आने वाले टाइम में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है तो उस पर भी रोक लगेगी। हमको तो लगता है यूजीसी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल तो है और इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर ही ये चर्चा हो रही है कि अब ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्या कुछ विकल्प हमारे पैनलिस्ट जो हैं उन लोगों के पास है। अनादि जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, खामियां हम लोग निकालते रहेंगे और आरोप लगाते रहेंगे और उम्मीद ये करते हैं आरोप उन खामियों का नहीं कि कम से कम ये कि सुधार हो, ये इस विश्वास के साथ हम लोग ये चर्चा करते हैं। लेकिन साथ में अगर हम कुछ विकल्प भी दें, अश्विनी शाही जी हैं, जब यहाँ से इस चर्चा से जब जाएं तो यहाँ से हमारे पैनलिस्ट के कुछ सुझाव भी लेकर जाएं और वहाँ पर वो सुझाव भी रखें, शायद उन सुझावों में से कुछ विचार हो। अनादि जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पेपर लीक को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में डालना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस इसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। और जो भी अगर किसी भी तरह की पेपर लीक मामले में किसी का भी नाम आता है, जांच में वो दोषी पाया जाता है, तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। उसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए जिसमें कम से कम 6 मंथ, मैक्सिमम कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर उसकी सजा उसको मिल जानी चाहिए कोर्ट की तरफ से। दूसरी चीज, हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूपीएससी का ईयरली कैलेंडर पब्लिश होता है कि कब प्री का एग्जाम होगा, कब मेंस का एग्जाम होगा, कब इंटरव्यूज होंगे और कब रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह पे नीट का भी या किसी भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम हो, दोनों में ही एक कैलेंडर बनना चाहिए। साल के स्टार्टिंग में ही कैलेंडर फॉर्म होना चाहिए और उसमें सारी जितनी प्रक्रियाएं हैं उनको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और अगर उसमें कोई देरी हो रही है तो उस डिपार्टमेंट के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एनटीए का पुनर्गठन करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एनटीए अपने आप को बहुत एक अकेली एजेंसी के हाथ में हमने सौंप दिया है सारा का सारा एग्जाम, तो उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही इस वजह से, तो उसकी मॉनिटरिंग पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो स्पेशली, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है हालांकि अलग से, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलाइजेशन और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जो अलग से कमेटी बननी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, एक लॉ कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, एक
एडमिनिस्ट्रेशन वाली कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। और पेरेंट्स से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना ही एक मात्र जरिया नहीं रह गया है। अब आज की डेट में बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चला सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट है और आपका बच्चा कह भी रहा है कि मुझे 20 लाख रुपए में पेपर लीक होकर के मिल जा रहा है, तो प्लीज मॉरलिटी वहां से थोड़ी सीखिए खुद भी, और बच्चों को भी सिखाइए। उनके ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए कि उनको डॉक्टर ही बनना है तो हम 20 लाख भी दे देते हैं क्योंकि हम करोड़पति है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं और आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे पेपर खरीद के दीजिए, तो आपको वहां पे मना करना सीखना होगा। जब पेरेंट्स ही सारे के सारे बच्चे ही मना कर देंगे कि नहीं, हम किसी तरीके से चीटिंग करके नहीं पास होंगे, हम डॉक्टर बनेंगे तो खुद की कैपेबिलिटी पे बनेंगे, खुद पढ़ करके बनेंगे, तो नैतिकता का एक लेसन वहां पे भी देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव जरूर हमारे पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक हैं, जिनके बच्चे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, उनके लिए है। आलोक जी, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल जैसे स्कैंडिनेवियन या सिंगापुर जैसी जो परीक्षा प्रणालियां हैं, क्या भारत को उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए? एक चीज, और दूसरी चीज की जल्दी से कुछ आप अपने सुझाव दीजिए, क्या होना चाहिए आज की जो परिस्थितियां हैं एजुकेशनल सिस्टम में? सुधार लिया हुआ है, हमने वहां से लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम उधार ले सकते हैं, तो कोई प्रणाली लेने में भी कोई बुराई नहीं। अच्छी चीज तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, किसी भी समाज से हमें ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम उसे फॉलो करना चाहते तो हमारा संयोग आयोग, हम भारत में उसको उदाहरण देता हूँ, भारत के लोग ही है, भारत की व्यवस्था है और वो लगभग सक्सेस है। तो इसमें उसी को एक आदर्श बनाना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति भी पकड़ा जाए उसको बहुत अच्छी तरीके से दंडित करना चाहिए, जो नजीर बने। तो कभी पकड़े गए नीट के एग्जाम में, अब ये ना हो कि सरकार की लचर कार्रवाई की वजह से वो न्यायालय से बच जाए। ऐसा नहीं कि न्यायालय उनको छोड़ देता, जब उसके प्रॉपर एविडेंस नहीं रखे जाएंगे तो न्यायालय की मजबूरी है, चाहे तो पकड़े जाए। तो इसलिए सरकारों को बहुत अच्छी तरीके से न्यायालय में पैरवी भी करनी पड़ेगी। पकड़ के न्यायालय में के समक्ष उपस्थित कर दिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। वहां पर प्रॉपर आपको सरकार को पैरवी भी करनी होगी, प्रॉपर एविडेंस देना होगा। एविडेंस अगर सरकार ने प्रॉपर नहीं दिया तो वो व्यक्ति अपराधी होने के बाद भी छूट जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो अपराध में संलिप्त दिखाई देता है और अगर वो बच जाता है, इसका मतलब है सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, प्रॉपर एविडेंस नहीं रखा, तो सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। और अगर सरकार चाहे तो मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होगा, और पेपर लीक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो दृढ़ इच्छा शक्ति है। जल्दी से सौरभ झा, आप कुछ सुझाव दे दीजिए जल्दी से। हमारा तो सुझाव बीजेपी के पैनल से मेंबर से यही है, क्योंकि सरकार को कोचिंग व्यवस्था के अगेंस्ट जो रूल रेगुलेशन लानी चाहिए। और मेरा सुझाव है 10 से 5 के बीच में देश में कोई भी कोचिंग संस्था सोमवार से शुक्रवार तक नहीं चलनी चाहिए। ये सुझाव आ रहे हैं अश्विनी जी, और हम चाहते हैं कि ये सुझाव आप जरूर लेकर जाएं और अपनी पार्टी के लोगों को, वहां पर सरकार के जो लोग हैं उनको और प्रशासन के लोगों को बताएं। लेकिन साथ ही एक ये भी है ना कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। अब सोचिए कि जिन बच्चों को बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम सिखाते हैं, उन बच्चों को के अभिभावकों को 2-2 लाख रुपए सालाना फीस देना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति है। जरा जल्दी से आप अपनी बात के जो सुझाव आ रहे हैं उस पर। नहीं, सुझाव देखिए अच्छी बात है, सुझाव आना चाहिए। हमेशा समस्या पर बात नहीं होनी चाहिए, उसके निदान पर भी बात होनी चाहिए। थोड़ा सा अनादि जी का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं कि जो कानून बना है और आपकी जो डिमांड रही, ये सारे संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं इस कानून में। दूसरा, आप गैर जमानती कह रही है, गैर जमानती है। तीसरा, ओएमआर सीट से छेड़छाड़, डमी कैंडिडेट बैठाना, हैकिंग करना, ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं कि जो ये कानून बना हुआ है। तो सरकारें अपना काम कर रही हैं। आपका सुझाव सरकार ने पहले ही मान लिया है, सुझाव के लिए धन्यवाद। रही बात दूसरी, जो फीस का बढ़ जाना और नहीं, हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन किया है आनंद जी, तो 113 रुपए फीस थी हमारी ग्रेजुएशन जब मैंने किया था। हाँ। तो अब वो समय बदल गया कि ये बहुत बदली है, बहुत अंतर आया है, वो सब लोग देख रहे हैं। तो शिक्षा प्रणाली में 56 साल तक कांग्रेस रही, उसके बाद अब हम आ रहे हैं।
तो बदलाव की चीजें जहां पर जरूरत होती हैं वो हम कर रहे हैं। जरूरी भी है, प्राइमरी जरूरी भी स्कूलों को है। सही करने एक की एक आप चीजें लोगों हैं। ने स्टेप लिया नीट का, इसीलिए कि सब जो छात्र हैं उन लोगों को कोई किसी भी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन उस नीट में किस तरह से भरोसा टूट रहा है, या फिर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स आउट हो रहे हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वो भी एक चैलेंज है। और उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करके, जो अभी आलोक जी कह रहे थे, एक्सेप्ट करना होगा और फिर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पर अमल करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की गड़बड़ियां करने वाले जो लोग हैं वो कहां छिप जाएंगे पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक पांडे जी, डॉक्टर सौरभ झा जी, अनादि शुक्ला जी और अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।